नेक्स्ट हम पढ़ रहे हैं एस्केप वेलोसिटी। एस्केप वेलोसिटी का मतलब है कि हम किसी भी प्लेनेट पर अगर हैं तो प्लेनेट की सरफेस से हम पार्टिकल को कितनी वेलोसिटी से प्रोजेक्ट करें कि वो उस प्लेनेट के ग्रेविटेशनल पुल यानी ग्रेविटेशनल फील्ड से बाहर चला जाए। ठीक है, और इन्फिनिटी हाइट उसका रहेगा, बिकॉज अगर आपने बोला कि ग्रेविटेशनल पुल से बाहर चला गया तो आप वो जहाँ पर इफेक्ट खत्म हो जाता है फील्ड का उस हाइट को हम कंसीडर करते हैं इन्फिनिटी। और अगर आपने मिनिमम वेलोसिटी बोला है तो हाइट पर जाकर इन्फिनिटी हाइट पर जाकर वेलोसिटी कितना हो जाना चाहिए, 0 हो जाना चाहिए। पॉइंट समझिए कि इट इज मिनिमम वेलोसिटी required for an object located at the surface of any planet so that it just escapes the gravitational pull या field of that planet। यानी कितनी मिनिमम वेलोसिटी से हम पार्टिकल को प्रोजेक्ट करें किसी भी प्लेनेट की सरफेस से कि वह पार्टिकल उस सरफेस के ग्रेविटेशनल पुल यानी अट्रैक्शन से क्या कर जाए, ओवरकम कर जाए, बाहर चला जाए। इसका मतलब हाइट हमें क्या कंसीडर करना पड़ेगा कि हाइट हो जाएगा इन्फिनिटी, जहाँ पर इफेक्ट खत्म हो जाता है वही हाइट हमारे लिए इन्फिनिटी बन जाता है। और उस इन्फिनिटी हाइट पर जाकर फाइनल वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल 0 हो जाना चाहिए। और ग्रेविटेशनल पुल से बाहर चला गया और जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नेवर रिटर्न बैक टू द सरफेस ऑफ दैट प्लेनेट, यानी वापस उस प्लेनेट की सरफेस पर वो पार्टिकल नहीं आएगा। और इस स्पीड को, इस वेलोसिटी को हम क्या बोलते हैं, एस्केप वेलोसिटी से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, एक बार और डेफिनेशन देखें। इट इज मिनिमम वेलोसिटी रिक्वायर्ड फॉर एन ऑब्जेक्ट लोकेटेड सरफेस ऑफ एनी प्लेनेट सो दैट इट जस्ट escapes the gravitational field of that planet and never return back to the surface of that planet, known as escape velocity। escape velocity को हम रिप्रेजेंट करते हैं v से। होगा क्या, सॉल्व कैसे करें समझें। हमने यहाँ पे कंसीडर किया कि ये अर्थ है, ठीक, ये अर्थ का सेंटर, रेडियस कैपिटल R, मास कैपिटल M, एक पार्टिकल था जो पहले अर्थ की सरफेस पर प्लेस्ड था। ठीक है, ये इसका फर्स्ट लोकेशन, मास m, इसको आपने स्पीड v से प्रोजेक्ट कर दिया। और v आपने कौन सी वेलोसिटी कंसीडर किया है, एस्केप वेलोसिटी कंसीडर किया है। फाइनली ये कहाँ चला जाना चाहिए, फाइनली ये यहाँ पहुँच जाना चाहिए। और इस सेकेंड लोकेशन पर जब ये मास आ गया तो इसकी जो पहली बात हम हाइट कंसीडर कर रहे हैं वो हाइट हो जाना चाहिए इन्फिनिटी, तभी ये इस अर्थ के ग्रेविटेशन पुल से बाहर चला जाएगा। और इस पर्टिकुलर पॉइंट पर आके इसकी वेलोसिटी यानी फाइनल स्पीड भी कितनी हो जानी चाहिए, 0 हो जानी चाहिए। यानी आप ये मानेंगे कि पार्टिकल को आप कितनी मिनिमम वेलोसिटी से प्रोजेक्ट करें कि ये इन्फिनिटी हाइट पे जाके रुक जाए, इस वेलोसिटी को आप बोलते हैं एस्केप वेलोसिटी। ठीक है, तो किसी भी न्यूमेरिकल में अगर एस्केप वेलोसिटी लिखा हुआ है तो हमें यही कंसीडर करना है, इसकी फाइनल हाइट रहेगी इन्फिनिटी और फाइनल वेलोसिटी रहेगा 0। तो ये जो दो लोकेशंस आपको मिली है, क्या यहाँ पर हम कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी अप्लाई कर सकते हैं? कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी अगर हम अप्लाई करें दोनों कंडीशन पे तो k प्लस यू एट सरफेस इज इक्वल टू k प्लस यू एट हाइट h। ठीक है, अब काइनेटिक एनर्जी कितनी, पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी रही हाफ mve² और सरफेस पे पोटेंशियल एनर्जी कितना रहा, -gm स्मॉल m बाई कैपिटल R। ठीक, फाइनल काइनेटिक एनर्जी 0, स्पीड 0 इसलिए, और फाइनल पोटेंशियल एनर्जी वो भी 0। ठीक है, तो एक रिलेशन तो आपको यहाँ पे मिला है, हाफ स्मॉल mve² इज इक्वल टू g कैपिटल M स्मॉल m बाई R। ये एक इंपॉर्टेंट रिलेशन है जो आप इक्वेशन को यानी न्यूमेरिकल को सॉल्व करते टाइम अगर कभी इक्वेशन बन जाए -gmm बाई R तो gmm बाई R को आप क्या पुट कर सकते हैं, हाफ mv² पुट कर सकते हैं। ठीक है, तो एक तो ये इंपॉर्टेंट इक्वेशन हमें यहाँ से मिल रही है। अब इसको अगर आप थोड़ा सा रीअरेंज करें तो स्मॉल m कैंसिल आउट हो जाएगा और एस्केप वेलोसिटी कैलकुलेट होगा 2g कैपिटल M बाई R, फर्स्ट रिलेशन। और अगर आप gm बाई R को gr लिख दें तो सेकंड रिलेशन बनेगा 2gr। ठीक है, और ये किसी भी प्लेनेट के लिए एस्केप वेलोसिटी यहाँ से सॉल्व किया जा सकता है। अगर आप उस प्लेनेट का मास रख दें, रेडियस रख दें तो फिर आपको उसी पर्टिकुलर प्लेनेट के लिए एस्केप वेलोसिटी मिल जाएगा। यानी इक्वेशन 1 हम एस्केप वेलोसिटी सॉल्व करने के लिए यूज में लेते हैं, स्मॉल g r लें तो g उसी प्लेनेट का होना चाहिए जिस प्लेनेट के लिए आप कंसीडर कर रहे हैं। पॉइंट ये बनेगा, ध्यान से समझें,
मान लीजिए मैं अर्थ के लिए कैलकुलेट कर रहा हूँ, किसके लिए सॉल्व कर रहे हैं, अर्थ के लिए, तो मुझे अर्थ का रेडियस रखना पड़ेगा, अर्थ का ही जी रखना पड़ेगा, या फिर अगर मैं जी एम बाई आर यूज़ कर रहा हूँ तो जी का वैल्यू 6.67, ये सभी के लिए कॉमन है, ठीक है ना, यूनिवर्सल है, 6.67 इंटू 10⁻11। मास आपको उसी पर्टिकुलर प्लेनेट का रखना होगा और रेडियस भी पर्टिकुलर प्लेनेट की रखनी होगी, ठीक है। तो अगर जैसे मैंने अर्थ के लिए कंसीडर किया तो अर्थ के लिए वैल्यू पुट करने पर एस्केप वेलोसिटी आपको कितना मिला, 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड, ठीक है। सिमिलरली अगर मैं मून के लिए कैलकुलेट करता हूं फॉर मून, तो फिर एस्केप वेलोसिटी फॉर मून मुझे मिलता है, उसका वैल्यू मिलेगा 2.3 किलोमीटर पर सेकेंड। आई बात समझ? यानी जो एस्केप वेलोसिटी होता है वो प्लेनेट के मास और रेडियस पे डिपेंड करता है। डिफरेंट प्लेनेट की अगर हम बात करें तो वैल्यू भी आपको डिफरेंट ही मिलेगा, ठीक है। जैसे अर्थ के लिए मिला आपको 11.2, मून के लिए आपने कंसीडर किया 2.3, और एक जनरल एक्सप्रेशन मिल गया V इज इक्वल टू √2gr या √2G∩M/r, जिसको आप किसी भी प्लेनेट के लिए यूज कर सकते हैं। नोट करें। ठीक है। नाउ नेक्स्ट पॉइंट, एस्केप वेलोसिटी किस पे डिपेंड करता है। एस्केप वेलोसिटी का जो फॉर्मेट हमारे पास आया है, तो फर्स्ट फॉर्मेट है आपके पास √2gr एंड सेकेंड फॉर्मेट है √2G∩M/r इन अंडर। तो इस एक्सप्रेशन को देखकर आपको पता चलता है कि जिस प्लेनेट पर हम बात कर रहे हैं उसी प्लेनेट के मास और रेडियस पे डिपेंडेंसी आती है, यानी जो मास एंड रेडियस ऑफ दैट प्लेनेट पे डिपेंड करेगा। एंड सेकेंड, पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम विच इट इज प्रोजेक्टेड, यानी जिस पोजीशन से आपने इसको प्रोजेक्ट किया। पोजीशन का मतलब अर्थ की सरफेस पे पोजीशन नहीं है, पोजीशन का मतलब है कि आप किसी एल्टीट्यूड पर हैं या डेप्थ पर हैं। मान लीजिए हमने अर्थ की सरफेस से काउंट किया है, तो अर्थ की सरफेस से तो आपको एस्केप वेलोसिटी वैल्यू मिलेगा 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। लेकिन मान लीजिए पार्टिकल को आपने यहाँ से प्रोजेक्ट किया है जो पहले से किसी एच हाइट पर है, तो इसके अकॉर्डिंग अगर आप सॉल्व करेंगे तो पहले से तो एच हाइट पर है, तो यहाँ जो अब एस्केप वेलोसिटी मिलेगा उसका वैल्यूज v से कम आना चाहिए, क्योंकि पहले से ये वो इतनी हाइट तो गेन कर चुका है। ये बात समझ रहे हैं? बिकॉज अब इस टर्म में आप एस्केप वेलोसिटी कितना लिखोगे, एस्केप वेलोसिटी आप लिखेंगे 2gm/r+h, ये v डैश, ठीक है। तो पहले से ये जो एच हाइट जाने वाला कंपोनेंट है वो कम हो चुका है, यानी हाइट या डेप्थ पर जाने पर वैल्यू में चेंज आएगा। और इस टाइप का जो क्वेश्चन होगा वो फिर आप एनर्जी कंजर्वेशन वाले फॉर्मेट से सॉल्व करेंगे, यानी जिस पार्टिकल को प्रोजेक्ट कर रहे हैं तो उसकी फर्स्ट लोकेशन ये बन जाएगी, सेकंड लोकेशन इन्फिनिटी बन जाएगी, और फर्स्ट और सेकंड लोकेशन के बीच में आप एनर्जी कंजर्वेशन और मैकेनिकल एनर्जी अप्लाई करें, आंसर सॉल्व हो जाएगा। अर्थ के सरफेस से अगर आप प्रोजेक्ट कर रहे हैं तो एनर्जी कंजर्वेशन लगाने की जरूरत नहीं है, अगर आप इस फॉर्मेट को भी यूज करते हैं तो भी हमें आंसर मिल जाएगा, सही आंसर मिलेगा, बिकॉज ये जो एक्सप्रेशन आपने कैलकुलेट किया है वह सरफेस से ही कैलकुलेट किया है। क्लियर पॉइंट। नेक्स्ट देखें, एस्केप वेलोसिटी डज नॉट डिपेंड, किस किस क्वांटिटी पे डिपेंड नहीं करता है। मास ऑफ द ऑब्जेक्ट, यानी जिस मास को आप प्रोजेक्ट कर रहे हैं उसके मास पे डिपेंड नहीं करता है, यानी अगर हम चींटी को फेंकें या हाथी को फेंकें सबके लिए 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड ही रिक्वायर्ड है। सेकेंड, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन ऑफ द मास, यानी अर्थ की सरफेस से कितने एंगल पर प्रोजेक्ट किया जाए, परपेंडिकुलर फेंका जाए, थीटा एंगल, एक्यूट एंगल पे फेंका जाए या किसी ऑब्ट्यूस एंगल पे प्रोजेक्ट किया जाए, ऐसी कोई डिपेंडेंसी इस पर नहीं है। यानी जो एस्केप वेलोसिटी होती है वो थीटा यानी एंगल ऑफ प्रोजेक्शन पे भी डिपेंड नहीं करती है, ऑब्जेक्ट के मास पे डिपेंड नहीं करेगी, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन पे डिपेंड नहीं करेगी। किस पर डिपेंड करेगी? मास ऑफ प्लेनेट, रेडियस ऑफ प्लेनेट और हाइट या डेप्थ, यानी किस पोजीशन से आप उसको प्रोजेक्ट कर रहे हैं, यहाँ पे डिपेंडेंसी आती है। और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, इट बिकम्स इजियर टू अटेन एस्केप वेलोसिटी इफ बॉडी इज प्रोजेक्टेड इन द डायरेक्शन इन विच लॉन्च सैटेलाइट यानी अर्थ इज मूविंग। जैसे हमें पता है कि अर्थ मान लीजिए इस तरीके से रोटेट कर रही है, तो अगर आप पार्टिकल भी इसी डायरेक्शन में प्रोजेक्ट कर दें, कहने का मतलब है कि मान लीजिए ये हमने अर्थ कंसीडर किया, ये आपके अर्थ का एक्सिस और अर्थ इस डायरेक्शन में रोटेट कर रही है, ठीक है। तो जो पार्टिकल आपने लॉन्च किया वो भी आप अगर इसी डायरेक्शन में करेंगे
तो एस्केप वेलोसिटी अटेन करना हमारे लिए ज़्यादा इजी होगा, बिकॉज उसको अर्थ की तरफ से भी एक इनिशियल वेलोसिटी मिल जाएगी, क्योंकि अर्थ भी अपनी एक्सिस पे रोटेट कर रही है। जो पार्टिकल अगर आपने यहाँ पे रखा है तो ये भी इसी डायरेक्शन में इसके पास एक इनिशियल वेलोसिटी है, तो एस्केप वेलोसिटी अटेन करने के लिए हमें इजी रहेगा। लेकिन अगर आप इसको अपोजिट डायरेक्शन में प्रोजेक्ट करें तो पहले तो इसके अर्थ की वेलोसिटी, ठीक है, और उसके बाद फिर आप 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड, तो यहाँ पे फिर ज़्यादा डिफिकल्ट रहेगा। और इजियर कब रहेगा? जब आप इसको लॉन्चिंग सैटेलाइट यानी अर्थ के रोटेशन में ही पार्टिकल को अगर प्रोजेक्ट करें तो इट बिकम्स इजियर टू अटेन एस्केप वेलोसिटी। ठीक बात। नेक्स्ट देखें, केस 1 यहाँ पे बनता है। फर्स्ट केस क्या है? सिंपल सा केस, ये आप स्टडी कर चुके हैं कि अगर बॉडी को हम किसी v वेलोसिटी से प्रोजेक्ट करें तो पर्टिकुलर h हाइट तक पहुंचेगा, और जो v वेलोसिटी आपने लिया है वो एस्केप वेलोसिटी से कम लिया है, एस्केप वेलोसिटी से कम लिया है। तो फिर ये एक्सप्रेशन हमारे लिए जो आपने लास्ट क्लास में पढ़ा था v = √2gh/1 h/r यूज़ किया जा सकता है। इसको अगर आप स्क्वायर फॉर्मेट में यूज़ करें तो वैल्यू आपको बन जाएगा v² = 2gh/1 h/r। हाइट पता है तो वेलोसिटी सोल्व किया जा सकता है, वेलोसिटी पता है तो हाइट सोल्व किया जा सकता है, वही फॉर्मेट है, ध्यान से समझिए। अगर आपने पार्टिकल को एस्केप वेलोसिटी से कम वेलोसिटी से प्रोजेक्ट किया है तो ऑब्वियस बात है कि वो एस्केप तो नहीं करेगा। एस्केप नहीं करेगा तो फिर दो कंडीशन बन सकती है, या तो बॉडी विल अटेन सर्टेन हाइट, यानी किसी सर्टेन हाइट तक तो चला जाएगा। अब उसके बाद दो कंडीशन बनती है, या तो वापस आ जाएगा या उसी हाइट पे ये क्या करने लगेगा, ऑर्बिट करने लगेगा। क्योंकि जो ऑर्बिटल वेलोसिटी होता है, ये आप पढ़ेंगे सैटेलाइट मोशन में, है ना। जो ऑर्बिटल वेलोसिटी होता है, ऑर्बिटल वेलोसिटी का वैल्यू आता है एस्केप वेलोसिटी का √2, यानी वो भी एस्केप वेलोसिटी से कम ही है। ठीक है, और किसी पर्टिकुलर वेलोसिटी से आपने प्रोजेक्ट कर दिया, मान लो 100 मीटर पर सेकेंड, तो पार्टिकल कुछ ऊपर जाएगा वापस नीचे आ जाएगा। तो दोनों कंडीशन यहाँ पे पॉसिबल होती है कि पहली बात तो सर्टेन हाइट तक तो जाएगा, अब सर्टेन हाइट पे जाने के बाद या तो कम बैक टू द सरफेस ऑफ द प्लेनेट, या तो वो अर्थ के सरफेस पे वापस आ जाएगा, या फिर किसी जिस हाइट तक वो गया है उसी हाइट पे क्या करने लगेगा, ऑर्बिट करने लगेगा। बिकॉज सैटेलाइट का ऑर्बिटल वेलोसिटी का जो वैल्यू आता है वो एस्केप वेलोसिटी के √2 के इक्वल होता है। यानी आप क्लियर ये बोल सकते हैं कि जो ऑर्बिटल वेलोसिटी है उसका वैल्यू भी एस्केप वेलोसिटी से कम होता है। ठीक, तो अगर आपने ऑर्बिटल वेलोसिटी के बराबर दे दिया लेकिन एस्केप वेलोसिटी से कम है तो पर्टिकुलर हाइट पे जाके क्या करने लगेगा, ऑर्बिट करने लगेगा अर्थ के चारों ओर। लेकिन आपने स्पीड बहुत कम रखा है, जो ऑर्बिटल वेलोसिटी से भी कम है, एस्केप वेलोसिटी से भी कम है, तो ये पर्टिकुलर हाइट तक जाएगा वापस नीचे आ जाएगा। और हाइट और वेलोसिटी का जो रिलेशन है, इस रिलेशन को आप यूज़ कर सकते हैं न्यूमेरिकल्स को कैलकुलेट करने के लिए। सेकेंड कंडीशन बनती है कि अगर बॉडी को हम एस्केप वेलोसिटी से ज़्यादा वेलोसिटी से प्रोजेक्ट करें तो क्या होगा, समझना इसको। इसके लिए हम कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी अप्लाई करें। ये हमने कंसीडर किया अर्थ का सेंटर, अर्थ का रेडियस एंड मास ऑफ अर्थ। बॉडी जो आपने यहाँ पे कंसीडर करी है, अब इस बॉडी को आपने v वेलोसिटी से प्रोजेक्ट कर दिया। बॉडी का मास हमने स्मॉल m कंसीडर कर दिया, वेलोसिटी आपने v मान ली, ये इसका फर्स्ट लोकेशन है। ठीक है, अब एक बार जाओ डेफिनेशन पे एस्केप वेलोसिटी की। एस्केप वेलोसिटी का डेफिनेशन था मिनिमम वेलोसिटी रिक्वायर्ड जिससे पार्टिकल इन्फिनिटी पे चला जाए, तो उसको तो आप बोलते थे एस्केप वेलोसिटी। लेकिन अगर आप एस्केप वेलोसिटी से ज़्यादा वेलोसिटी से प्रोजेक्ट कर रहे हैं, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है कि पार्टिकल, ये पार्टिकल का सेकंड लोकेशन, ये जो पार्टिकल है इसका हाइट तो हो जाएगा इन्फिनिटी, हाइट तो क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी। लेकिन यहाँ पर आते आते इसका वेलोसिटी नॉन जीरो रहेगा, यानी इन्फिनिटी पे आते आते इसके पास कुछ वेलोसिटी कंपोनेंट बच जाएगा जो इसको और हाइट पे लेके जाएगा। लेकिन इन्फिनिटी में हम कुछ भी ऐड करें तो हाइट तो इन्फिनिटी रहेगा। पॉइंट समझना, एस्केप वेलोसिटी अगर दिया गया है तो पार्टिकल इन्फिनिटी पे जाता है और रुक जाता है, इन्फिनिटी पे जाके रुक जाता है। लेकिन अगर आप एस्केप वेलोसिटी से ज़्यादा वेलोसिटी से प्रोजेक्ट कर रहे हैं तो हाइट तो इन्फिनिटी होगा लेकिन वो रुकेगा नहीं, उसके पास कुछ ना कुछ स्पीड बच जाएगा। तो इन्हीं दोनों के लिए हम एनर्जी कंजर्वेशन अप्लाई करें। सो बाय कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी क्या लिख सकते हैं, K + U एट सरफेस
ठीक, यानी फर्स्ट लोकेशन पे इज इक्वल टू के प्लस यू एट इन्फिनिटी। क्लियर, ध्यान से देखो, काइनेटिक एनर्जी कितना, हाफ स्मॉल एम वी स्क्वायर, पोटेंशियल एनर्जी कितना, माइनस जी कैपिटल एम स्मॉल एम बाई आर। ये सरफेस के लिए आपने कैलकुलेट कर दिया। नाउ इन्फिनिटी पे क्या पार्टिकल के पास कुछ वेलोसिटी बचेगा? बिल्कुल बचेगा। क्यों? क्योंकि आपने एस्केप वेलोसिटी ज़्यादा से प्रोजेक्ट किया है। तो इस वेलोसिटी को आप रिप्रेजेंट कर लिए इन्फिनिटी से, वी इन्फिनिटी, ठीक है। और पोटेंशियल एनर्जी कितना रहेगा? पोटेंशियल एनर्जी रहेगा ज़ीरो, क्योंकि हाइट कितनी हो जाएगी? हाइट आपके पास है इन्फिनिटी, तो पोटेंशियल एनर्जी कंपोनेंट क्या बनेगा? ज़ीरो बनेगा। अब यहाँ पे देखो, क्या ये स्मॉल एम कैंसिल आउट हो जाएगा? तीनों स्मॉल एम हो जाएंगे कैंसिल आउट, ठीक। ये एक टर्म आपको मिल रहा है। हमने एक टर्म आपको पहले भी डिस्कस किया था, अगर आप इस टर्म को ध्यान से देखें, यहाँ जब हम स्टडी कर रहे थे आपको बोला था कि कभी भी एक्सप्रेशन में या न्यूमेरिकल सॉल्व करने में आपको जी कैपिटल एम स्मॉल एम बाई आर मिलता है, तो आप उसको हाफ एम वी स्क्वायर पुट कर सकते हैं, ठीक है। तो सेम रिजल्ट आपको यहाँ पे मिल रहा है, उसको आप क्या पुट कर सकते हैं? हाफ एम वी स्क्वायर पुट कर सकते हैं, ठीक है। तो स्मॉल एम अभी आप कैंसिल आउट नहीं कर रहे हैं, पहले हम क्या कर रहे हैं? पहले आप इसको पुट कर रहे हैं हाफ एम वी ई स्क्वायर इज इक्वल टू हाफ एम वी इन्फिनिटी स्क्वायर, ठीक है। अब ये जो टर्म आपको दिख रहा है, देखो हाफ एम कैंसिल आउट हो गया, और इन्फिनिटी पे आपके पास कुछ स्पीड बचा है, इसको आप कैलकुलेट कर सकते हैं वी स्क्वायर माइनस वी एस्केप स्क्वायर इन अंडर रूट से, ठीक है। और इन्फिनिटी लोकेशन पे जाके जो स्पीड बच जाता है, उसी स्पीड को आप इंटरस्टेलर स्पीड भी बोलते हैं। यानी पार्टिकल को आपने एस्केप वेलोसिटी से ज़्यादा वेलोसिटी से प्रोजेक्ट किया, पहली बात। हाइट रहेगा इन्फिनिटी, सेकंड थिंग, इन्फिनिटी पे जाकर रुकेगा नहीं, उसके पास कोई स्पीड बचे, वेलोसिटी बचेगा, वो आपने कैलकुलेट कर लिया। यानी इस फॉर्मूले से आप v एट इन्फिनिटी यानी अनंत पे जाके इन्फिनिटी पे जाके वेलोसिटी कैलकुलेट कर सकते हैं, वी स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर इन अंडर रूट। और इसी वेलोसिटी को हम क्या बोलते हैं? वेलोसिटी ऑफ इंटरस्टेलर या इंटरस्टेलर वेलोसिटी से रिप्रेजेंट करते हैं। यानी इन्फिनिटी पे जाके भी जो पार्टिकल वेलोसिटी कंपोनेंट इसके पास रिमेनिंग रह गया, उसको आप इंटरस्टेलर वेलोसिटी से रिप्रेजेंट करेंगे। ये फॉर्मूला हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन में अगर बोला गया कि इफ v इज ग्रेटर देन वी, यानी अगर एस्केप वेलोसिटी से ज़्यादा वेलोसिटी से हम प्रोजेक्ट करते हैं, देन बॉडी विल मूव इन इंटरस्टेलर विद वेलोसिटी। ये वैल्यू आपको मिला है, यानी ये फॉर्मूला हमारे लिए इंपॉर्टेंट है इंटरस्टेलर वेलोसिटी या वेलोसिटी एट इन्फिनिटी कैलकुलेट करने के लिए। वी स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर इन अंडर रूट, ठीक। या तो फॉर्मूला याद करें या फिर हर बार एनर्जी कंजर्वेशन अप्लाई करके क्वेश्चन को सॉल्व कर लें। दोनों मेथड एप्लीकेबल है। क्लियर बात? नाउ अब न्यूमेरिकल्स कैसे डील करें उसको समझें। क्या दिया गया? If v is equal to v by 4, then find height achieved by the mass from अर्थ सरफेस। यानी पार्टिकल को आपने एस्केप वेलोसिटी के बाई 4 से प्रोजेक्ट कर दिया, वो आपसे बोला गया कि हाइट कैलकुलेट करें। सॉल्व करने के दो मेथड, या तो मैं फॉर्मूला अप्लाई कर सकता हूँ या एनर्जी कंजर्वेशन अप्लाई कर सकते हैं, दोनों मेथड सही है, ठीक है। तो फर्स्ट में अप्लाई कर रहा हूँ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, ठीक है ना। तो काइनेटिक प्लस पोटेंशियल का सम सरफेस पर और काइनेटिक प्लस पोटेंशियल एनर्जी का सम h हाइट h पर। क्लियर? देखें कैसे सॉल्व कर सकते हैं। काइनेटिक एनर्जी कितनी मिलेगी? काइनेटिक एनर्जी मिलेगी हाफ m, कितनी से प्रोजेक्ट किया? v स्क्वायर बाई 4, तो यहाँ पे 16 आ जाएगा, तो ये आ गया आपका हाफ एम वी स्क्वायर। पोटेंशियल एनर्जी कितनी रहेगी सरफेस ऑफ अर्थ? माइनस जी एम एम बाय आर, ठीक है। अब इस साइड पे जाके क्या होगा? अगर आपने वेलोसिटी एस्केप वेलोसिटी से कम दिया है तो ऑब्वियस बात है कि पार्टिकल रुक जाएगा, लेकिन किसी पर्टिकुलर हाइट पे जाके रुकेगा, तो माइनस जी एम एम अपॉन आर प्लस एच, ये टर्म बना। इसमें कोई डाउट? ठीक है। क्या ये टर्म आ गया है माइनस जी एम एम बाई आर? इसको हम क्या पुट कर सकते हैं? हाफ एम वी स्क्वायर पुट करें, तो हाफ एम वी स्क्वायर बाई 16 माइनस हाफ एम वी स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस ये जी एम एम अपॉन आर प्लस एच।
फर्स्ट जो मेथड आपने लिया है वो एनर्जी कंजर्वेशन लिया है। यहाँ पे देखें हाफ एम वी स्क्वायर माइनस हाफ एम वी स्क्वायर, यहाँ बाई 16 है तो वैल्यू क्या रहेगा, हाफ एम वी स्क्वायर 1/16 माइनस 1 इज इक्वल टू माइनस जी एम एम अपॉन ये आर प्लस एच। ठीक है, सॉल्व किया, देखो यहाँ वैल्यू रहेगा माइनस 15/16, सो माइनस 15/16 मल्टीप्लाई बाय हाफ एम। अब वी को क्या जी एम बाई आर की टर्म में लिखा जा सकता है, कितना लिखोगे, वी स्क्वायर है तो वैल्यू आ जाएगा 2 जी एम बाई कैपिटल आर इज इक्वल टू माइनस जी स्मॉल एम कैपिटल एम अपॉन आर प्लस एच। ठीक, क्या क्या कैंसिल आउट हो रहा है इस टर्म पे आप ध्यान दें, देखो ये 2 और 2 कैंसिल आउट, ये स्मॉल एम कैंसिल आउट, जी एम कैंसिल आउट, माइनस माइनस मिलके क्या बन जाएगा, प्लस बन जाएगा, और जो रिमेनिंग रिजल्ट रहा वो क्या रहा, 15/16 आर इज इक्वल टू 1 अपॉन आर प्लस एच। क्रॉस मल्टीप्लाई किया, 15r प्लस 15h इज इक्वल टू 16r। ठीक, वैल्यू 15h इज इक्वल टू r एंड r इज इक्वल टू h इज इक्वल टू r बाई 15। आई बात समझ। तो अगर हम कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी अप्लाई करते हैं तो एनर्जी कंजर्वेशन इक्वेशन लगेगा, जो भी वी कंपोनेंट आ रहा है उसको आप या तो इधर जी एम बाई आर में, तो कैपिटल जी एम दिया था तो वी को भी आपको कैपिटल जी एम में रखना पड़ेगा। सॉल्व कर दिया, आंसर आ गया। सेकंड मेथड क्या बन सकता है क्वेश्चन को सॉल्व करने का, सेकंड मेथड ये बन सकता है क्वेश्चन को सॉल्व करने का कि हम सीधे अप्लाई कर दें फॉर्मूला। फॉर्मूला आपने क्या पढ़ा है, फॉर्मूला आपने पढ़ा था कि वी का वैल्यू आप लिख सकते हैं 2gh अपॉन 1 प्लस एच बाई आर से, तो ये बन जाएगा वी स्क्वायर, ये पढ़ा था आपने। ठीक है, तो वी कितना, वी आप लिखें, अब यहाँ पर स्मॉल जी है तो स्मॉल जी की टर्म में वी कितना है, सबसे पहली बात वी आपको दिया गया है v/4। ठीक है, और हाइट हमें कैलकुलेट करना है, तो 2gh अपॉन 1 प्लस एच बाई आर, ये आपने पुट किया। ठीक है, v को क्या लिखें, v बन जाएगा आपका 2gr बिकॉज स्क्वायर में आएगा, डिवाइड बाय 16 इज इक्वल टू, यहाँ से भी अगर आप r कॉमन ले लें, r ऊपर ले लें कॉमन, तो 2grh अपॉन ये r प्लस एच बना, 2gr कैंसिल आउट, तो 16h इज इक्वल टू r प्लस एच एंड वैल्यू ऑफ h इज इक्वल टू r बाय 15। तो दोनों मेथड से क्वेश्चन सॉल्व हो सकता है। फॉर्मूला अगर हम यूज करते हैं तो थोड़ा जल्दी सॉल्व हो जाता है। कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी अप्लाई करना है तो फिर पूरा प्रोसेस ही हमें अप्लाई करना पड़ेगा, आंसर आपको सेम ही मिलता है। ठीक है, तो अगर एस्केप वेलोसिटी से कम वेलोसिटी से आप पार्टिकल को प्रोजेक्ट करेंगे तो किसी पर्टिकुलर हाइट तक वो जाएगा और उस हाइट को हम कैलकुलेट कर सकते हैं बाय यूजिंग एनर्जी कंजर्वेशन। और सेकेंड मेथड क्या बनता है, सेकेंड मेथड बनता है कि फॉर्मूले से भी कैलकुलेट किया जा सकता है। दोनों से आंसर हमें सेम ही मिलेगा, r/15। नेक्स्ट देखें, if v is equal to √4gm/r then find h above the earth surface। ठीक है, ध्यान दें, फाइंड h एंड वेलोसिटी, वेलोसिटी भी हम यहाँ पे कैलकुलेट करना चाहते हैं कि वेलोसिटी h हाइट पे जाके कितना बनेगा। ध्यान दें, ये जो वेलोसिटी कंपोनेंट आपको दिया है, ये दिया है आपको 4gm/r, तो क्या इसको ऐसा देखा जा सकता है कि इसको लिख सकते हैं हम 2 × 2gm/r, और 2gm/r किसको रिप्रेजेंट करता है, एस्केप वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करता है। यानी जो v आपको दिया है वो एस्केप वेलोसिटी के √2 टाइम्स है, और एस्केप वेलोसिटी से √2 टाइम्स है, मतलब जो v है वो ग्रेटर देन ve है। ये बात समझ में आई। अगर v ग्रेटर देन v है तो ऑब्वियस बात है कि जो हाइट होगा वो तो कितना बनेगा, इन्फिनिटी बनेगा। और पार्टिकल एस्केप वेलोसिटी ज़्यादा से प्रोजेक्ट किया गया, इसका मतलब इन्फिनिटी हाइट पे जाके रुकेगा नहीं, उसके पास कुछ इंटरस्टेलर वेलोसिटी भी बनेगा। वही आपसे पूछा गया है कि v इन्फिनिटी कितना रहेगा।
तो हाइट तो आ जाएगा इन्फिनिटी, और वी इन्फिनिटी कितना रहेगा, तो वी इन्फिनिटी कैलकुलेट किया जा सकता है बाय यूजिंग वी स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर। ठीक, वी कितना दिया है, √2 टाइम्स ऑफ वी, तो वैल्यू बनेगा यहाँ पर 2v स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर इन अंडर √2 - 1, आंसर v। यानी इसके पास इंटरस्टेलर वेलोसिटी एस्केप वेलोसिटी के इक्वल ही रहेगा। यानी पार्टिकल को अगर हम 4gm/r यानी √2 टाइम्स ऑफ v से प्रोजेक्ट करें तो इंटरस्टेलर वेलोसिटी भी v के इक्वल ही हमें मिलेगा। सेकेंड थिंग, एनर्जी कंजर्वेशन से भी आप सॉल्व कर सकते हैं, आंसर आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट, इफ v इज इक्वल टू 2v देन फाइंड v इन्फिनिटी और v इंटरस्टेलर। सेम फॉर्मेट, v इन्फिनिटी कैलकुलेट करना है। ऑब्वियस बात है कि जो वेलोसिटी आपको दिया है वो एस्केप वेलोसिटी से ग्रेटर दिया है, तो इंटरस्टेलर वेलोसिटी सॉल्व किया जा सकता है v स्क्वायर माइनस v स्क्वायर से। v स्क्वायर मीन्स 2v स्क्वायर माइनस v स्क्वायर, तो 4 - 1 यानी 3v स्क्वायर, आंसर √3 टाइम्स ऑफ v। तो अगेन मैं आपको एक बात बोल रहा हूँ कि आप एनर्जी कंजर्वेशन से भी सॉल्व कर सकते हैं और फॉर्मूले से भी सॉल्व कर सकते हैं, तो जो ज़्यादा आपके लिए सुटेबल लगे। अगर आप फॉर्मूले याद कर सकते हैं तो फॉर्मूले याद कर लो, डायरेक्ट हमें आंसर मिल जाता है। अदरवाइज एनर्जी कंजर्वेशन में तो हमें कुछ याद करने की रिक्वायरमेंट है ही नहीं, सीधे आप इक्वेशन अप्लाई करोगे कि k + u एट सरफेस एंड k + u इज इक्वल टू k + u एट इन्फिनिटी। कितनी वेलोसिटी से प्रोजेक्ट किया, हाफ m2v स्क्वायर। पोटेंशियल एनर्जी कितना बनेगा, -gmm/r। काइनेटिक एनर्जी आपको सॉल्व करना है तो हाफ mv इन्फिनिटी स्क्वायर और पोटेंशियल एनर्जी रहेगा 0, और इस -gmm/r को हम क्या लिख सकते हैं, हाफ mv स्क्वायर। तो हाफ m 4v स्क्वायर माइनस हाफ m ये v स्क्वायर इज इक्वल टू हाफ m v इन्फिनिटी स्क्वायर। हाफ m कैंसिल आउट, 4/2 तो 2 और 2 - 1 यहाँ पे देखिए, सॉरी हाफ m तो कैंसिल आउट हो गया, तो 4 - 1 तो वैल्यू रहा 3v स्क्वायर इज इक्वल टू v इन्फिनिटी स्क्वायर, और v इन्फिनिटी इज इक्वल टू √3 टाइम्स ऑफ v। यही आंसर है। दोनों मेथड से सॉल्व कर सकते हैं, फॉर्मूले से भी सॉल्व किया जा सकता है और कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी से भी आप कैलकुलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट फॉर्मेट देखें, v इज इक्वल टू √3/2 gm/r। h हमें कैलकुलेट करना है, कैसे करें, चलो इस बार हम अप्लाई करते हैं कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। फॉर्मूला भी आप अप्लाई कर सकते हैं बिकॉज v आपको दिया है, h आप कैलकुलेट कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, तो k + u एट सरफेस इज इक्वल टू k + u। हाइट आपसे पूछा है, मतलब किसी पर्टिकुलर हाइट तक तो जाएगा, h हाइट पे आपने देख लिया। पहली बात ये बताओ, ये जो v आपको दिया है कि ये इसके वेलोसिटी से कम है ज़्यादा है, उसके भी तो पता लगना चाहिए ना। एस्केप वेलोसिटी आप लिखते हैं √2 gm/r, और वहाँ कितना दिया है 3/2, यहाँ कितना है 2 बड़ा है या 3/2 बड़ा है, ऑब्वियस बात है 2 बड़ा है। इसका मतलब जो v आपको दिया है वो एस्केप वेलोसिटी से कम है, तो पार्टिकल किसी पर्टिकुलर हाइट तक पहुँचेगा, ठीक है ना, ध्यान दें। तो हाफ m v के प्लेस पर 3/2 g कैपिटल m/r, पोटेंशियल एनर्जी g कैपिटल M स्मॉल m/r। पार्टिकल रुक जाएगा बिकॉज वेलोसिटी कम है, तो पार्टिकल पर्टिकुलर हाइट तक जाके रुक जाएगा, -gmm अपॉन r + h। इक्वेशन में कोई डाउट, देखो m gm gmm gmm कैंसिल आउट, क्या बचा इक्वेशन, 3/4r माइनस 1/r इज इक्वल टू -1/r + h। ठीक, सॉल्व कर सकते हैं। ये -1 है प्लस 3/4 है, तो ऑब्वियस बात है कि -1/4 बचेगा, सो -1/4r इज इक्वल टू -1/r + h। क्रॉस मल्टीप्लाई करें, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, सो r + h इज इक्वल टू 4r एंड h इज इक्वल टू 3r। ठीक है,
तो 3r हाइट पे जाके, यानी अर्थ की सरफेस से 3r हाइट या सेंटर से 4r हाइट पे जाके पार्टिकल रुक जाएगा। ठीक है, तो ये इसका हाइट रहेगा और इस पर आके वेलोसिटी कितना हो जाएगा, 0, बिकॉज v फाइनल आपका 0 हो जाएगा, बिकॉज v आपको लेस देन v दिया है। ठीक है, बाकी फॉर्मूला यूज करें तो भी आंसर आपको सेम। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे पूछा गया फाइंड एस्केप वेलोसिटी फ्रॉम सेंटर ऑफ अर्थ। एक अच्छा न्यूमेरिकल है, ध्यान से समझना। हमने कंसीडर किया कि ये अर्थ और यहां पर एक टनल डग कर दिया, ये सेंटर, ये रेडियस रहेगा r, अर्थ का मास रहेगा कैपिटल M। ठीक है, अब यहाँ पे ये जो सेंटर पॉइंट है, सेंटर पॉइंट पर आपने एक स्मॉल m मास पुट किया है और इसको आपने प्रोजेक्ट करना है v वेलोसिटी से। और ये कहाँ तक जाना चाहिए, ये जाना चाहिए h = इन्फिनिटी तक, जहाँ पर जाते जाते इसका वेलोसिटी कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। वेलोसिटी कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। क्यों हो जाएगा 0? बिकॉज हमें क्या सॉल्व करना है, हमें सॉल्व करना है एस्केप वेलोसिटी। एस्केप वेलोसिटी का मतलब होता है मिनिमम वेलोसिटी रिक्वायर्ड टू ओवरकम द ग्रेविटेशनल पुल ऑफ द प्लेनेट। ठीक है, यानी इन दो कंडीशंस के बीच में हमें एनर्जी कंजर्वेशन इक्वेशन अप्लाई करना है, और ये है सेंटर ऑफ द अर्थ। ठीक है, ध्यान से समझना कि u + k एट सेंटर ऑफ द अर्थ इज इक्वल टू u + k एट हाइट h। तो अर्थ की सरफेस पर पोटेंशियल एनर्जी कितनी, या ऐसा बताओ कि अर्थ के सेंटर पे पोटेंशियल कितना। अर्थ के सेंटर पे पोटेंशियल आप लिखोगे -3/2 gm/r, बिकॉज अर्थ एक सॉलिड स्फीयर है और सॉलिड स्फीयर के सेंटर पे पोटेंशियल -3/2 gm/r होता है, सरफेस पोटेंशियल का 3/2 टाइम्स। यही कॉन्सेप्ट है यहाँ पे जो आपको ध्यान रखना है। जो मास है, मास तो स्मॉल m, और जो पोटेंशियल एनर्जी है उसका वैल्यू है 3/2 Gm/r, और यहाँ से आपने पार्टिकल को प्रोजेक्ट कर दिया v वेलोसिटी से, तो हाफ mv², इन्फिनिटी पे चला गया, पोटेंशियल एनर्जी 0, काइनेटिक एनर्जी 0। ठीक बात, तो हाफ mv² इज इक्वल टू, रिजल्ट रहा 3Gm/m/2r। ठीक है, स्मॉल m/2 कैंसिल आउट, तो v² इज इक्वल टू रहा 3mg/r, और v आपको मिल गया 3gm/r। तो ये हमें दिख रहा है, देखो कि एस्केप वेलोसिटी से ज़्यादा है। ठीक है ना, और ये पॉइंट आपने पहले भी समझा है कि जो एस्केप वेलोसिटी है वो पोजीशन पे डिपेंड करती है। तो अगर आप डेप्थ पे चले गए तो ऑब्वियस बात है कि ये r डिस्टेंस और मूव करवाने के लिए कंपोनेंट, वेलोसिटी कंपोनेंट आपको ज़्यादा रिक्वायर्ड होगा। ठीक है, सरफेस से कितना रिक्वायर्ड होता है, √2 gm/r। तो अगर सेंटर से प्रोजेक्ट कर रहे हैं तो ऑब्वियस बात है कि ज़्यादा वेलोसिटी की आपको रिक्वायरमेंट होगी, और वेलोसिटी आपको कितनी रखनी पड़ेगी, अब √3 gm/r, जो कि एस्केप वेलोसिटी कंपोनेंट से ग्रेटर है। क्या ये बात समझ में आई? ठीक है, नोट करें। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, if potential energy of 3 kilogram mass at surface of any planet is -54 joule, then find escape velocity of that planet। यानी हमें गिवन क्या है, हमें कोई प्लेनेट गिवन है, प्लेनेट की सरफेस पर एक मास पार्टिकल आपने रखा हुआ है, और आपसे पूछा है कि इस पार्टिकल पे या प्लेनेट की एस्केप वेलोसिटी कितनी होगी। और क्या गिवन है, हमें इस पर्टिकुलर पॉइंट पे पोटेंशियल एनर्जी गिवन है विच इज इक्वल टू -54 जूल। क्या एनर्जी कंजर्वेशन से क्वेश्चन सॉल्व किया जा सकता है? ध्यान दें, तो फ्रॉम कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी हम लिख सकते हैं कि काइनेटिक प्लस पोटेंशियल एनर्जी एट सरफेस ऑफ दैट प्लेनेट इज इक्वल टू काइनेटिक प्लस पोटेंशियल एनर्जी एट इन्फिनिटी। इन्फिनिटी हमने क्यों लिखा? क्योंकि इस बात पे ध्यान दें, आपको बोला गया कि पार्टिकल एस्केप कर गया। पार्टिकल अगर एस्केप कर गया तो ऑब्वियस बात है कि पार्टिकल यहाँ तक आ गया होगा, और इस पर्टिकुलर हाइट पे या इस पर्टिकुलर पोजीशन पे जो हाइट हम कंसीडर करेंगे, हाइट रहेगा इनफाइनाइट, और वेलोसिटी बन जाता है फाइनल वेलोसिटी 0। ये बात हमें समझ में आई, तभी आप इसको एस्केप वेलोसिटी बोल रहे हैं, यानी मिनिमम वेलोसिटी रिक्वायर्ड टू escape the particle from the
ग्रेविटेशनल पुल ऑफ द प्लेनेट, ठीक है ना। यानी फाइनल लोकेशन पे हाइट रहेगा इन्फिनिट और वेलोसिटी बन जाएगी 0। हमें एस्केप वेलोसिटी कैलकुलेट करना है, तो काइनेटिक एनर्जी आप क्या पुट करेंगे, काइनेटिक एनर्जी हम पुट करेंगे हाफ मास कितना 3 किलोग्राम, VE ये हमें कैलकुलेट करना है, तो VE स्क्वायर प्लस पोटेंशियल एनर्जी कितना गिवन है -54 जूल, सो -54 इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी भी 0 एंड पोटेंशियल एनर्जी भी 0। क्लियर बात। सो VE स्क्वायर इज इक्वल टू 54 मल्टीप्लाई बाय 2/3, तो रिजल्ट रहा यहाँ पे 36 और एस्केप वेलोसिटी कैलकुलेट होकर आ गया 6 मीटर पर सेकेंड। बात समझ में आई। तो कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी हम अप्लाई करें, कोई भी क्वेश्चन यहाँ पे जो इस टाइप से रिलेटेड है एस्केप वेलोसिटी से, वो सॉल्व हो जाएगा। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आता है ब्लैक होल। हमें ये पता है कि हर प्लैनेट का अपना अपना एक एस्केप वेलोसिटी हो गया, और एस्केप वेलोसिटी आप कैलकुलेट करते हैं बाय यूजिंग 2gr और 2g कैपिटल M बाई R, ठीक है। इन फॉर्मूले से एस्केप वेलोसिटी आप सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पे जो मास और रेडियस आ रहा है वो पर्टिकुलर प्लेनेट का आ रहा है, जिस प्लेनेट का एस्केप वेलोसिटी आपको कैलकुलेट करना है, ठीक है। अब कुछ प्लेनेट ऐसे हो सकते हैं कि जिनका ग्रेविटेशनल पुल इतना ज़्यादा है, ग्रेविटेशनल पुल यानी ग्रेविटेशनल फोर्स इतना ज़्यादा है कि कोई भी पार्टिकल उस प्लेनेट से एस्केप नहीं कर सकता, नॉट इवन लाइट। यानी लाइट भी अगर उस प्लेनेट के ग्रेविटेशन पुल को एस्केप नहीं कर पाए तो इस तरीके के प्लेनेट को हम क्या बोलते हैं, ब्लैक होल बोलते हैं। पढ़ें डेफिनेशन। इफ एस्केप वेलोसिटी ऑफ अ प्लेनेट इज इक्वल टू और ग्रेटर देन स्पीड ऑफ लाइट, यानी जो स्पीड ऑफ लाइट से ग्रेटर, यानी जो v आप कंसीडर कर रहे हैं एस्केप वेलोसिटी, उसका वैल्यू c से ग्रेटर और इक्वल अगर है किसी प्लेनेट के लिए, देन फ्रॉम सच बॉडीज और प्लेनेट नो मैटर, यानी नथिंग कैन एस्केप फ्रॉम दैट प्लेनेट, नॉट इवन लाइट। यानी उस प्लेनेट से अगर लाइट भी पास नहीं कर पाए, अगर लाइट एक बार उस प्लेनेट पे चली गई तो वो एस्केप नहीं कर सकती। क्यों? क्योंकि उस प्लेनेट का ग्रेविटेशनल पुल इतना ज़्यादा है कि ग्रेविटेशनल पुल यानी किसी भी बॉडी को उस प्लेनेट से एस्केप करने के लिए जो एस्केप वेलोसिटी रिक्वायर्ड है वो स्पीड ऑफ लाइट के इक्विवेलेंट आ रही है, ठीक है। और इतनी स्पीड हम दे नहीं सकते। इसका मतलब जो भी बॉडी उस प्लेनेट के ग्रेविटेशन पुल में एक बार आ जाएगा वो उस प्लेनेट के ग्रेविटेशन पुल से कभी भी एस्केप नहीं कर सकता, और इस टाइप के प्लेनेट को हम क्या बोलते हैं, ब्लैक होल बोलते हैं। एक बार डेफिनेशन फिर से देख लें। इफ एस्केप वेलोसिटी ऑफ अ प्लेनेट इज इक्वल टू और ग्रेटर देन स्पीड ऑफ लाइट, देन फ्रॉम सच प्लेनेट नो मैटर, यानी नथिंग कैन एस्केप फ्रॉम दैट प्लेनेट, नॉट इवन लाइट, सच बॉडीज आर नोन एज ब्लैक होल्स। तो जो ब्लैक होल है, ब्लैक होल के लिए एस्केप वेलोसिटी का वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू c होना चाहिए। तो कभी अगर आपको न्यूमेरिकल मिलता है कि जो कोई प्लेनेट है वो ब्लैक होल है, तो ऑब्वियस बात है कि उसकी एस्केप वेलोसिटी को आप किसके इक्वल कर दें, स्पीड ऑफ लाइट के इक्वल कर दें, ठीक है। अब ध्यान से देखें कि जो एस्केप वेलोसिटी है उसको आप लिखते हैं ये 2gr, यानी √2gr अगर आप सॉल्व कर रहे हैं तो इसका वैल्यू भी ग्रेटर देन c होना चाहिए। और अगर आपको मास या रेडियस में रिलेशन पूछा गया है तो दैट रिलेशन इज ऑल्सो ग्रेटर देन इक्वल टू c, यानी एस्केप वेलोसिटी के जो दोनों फॉर्मूलेस बनते हैं उनका वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू c आना चाहिए, ठीक है। और न्यूमेरिकल अगर हम सॉल्व करते हैं तो इक्वल टू c मान के कंसीडर करते हैं। अगर आपको वैल्यू दिया है 3c है 2c है तो अलग बात है। अगर वैल्यू नहीं दिया, केवल ये बोला गया कि बॉडी जो है वो ब्लैक होल है, यानी हम एस्केप वेलोसिटी को किसके इक्वल मानते हुए सॉल्व करेंगे, c के इक्वल मानते हुए कैलकुलेट करेंगे। न्यूमेरिकल देखें। न्यूमेरिकल में दिया है इफ रेडियस ऑफ अ प्लेनेट इज 1500 किलोमीटर, कोई एक प्लेनेट दिया गया जिसका रेडियस कितना है 1500 किलोमीटर। फाइंड ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन एट द सरफेस ऑफ दैट प्लेनेट, यानी हमें g का वैल्यू कैलकुलेट करना है उस पर्टिकुलर प्लेनेट पे। इफ प्लेनेट इज अ ब्लैक होल, अगर प्लेनेट ब्लैक होल है तो प्लेनेट अगर ब्लैक होल है तो ऑब्वियस बात है कि एस्केप वेलोसिटी किसके इक्वल आनी चाहिए, स्पीड ऑफ लाइट के इक्वल आना चाहिए। बस इसी रिलेशन से आप क्वेश्चन को स्टार्ट कर रहे हैं कि एस्केप वेलोसिटी इज इक्वल टू c। अब आपको कैलकुलेट क्या करना है, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन मतलब g सॉल्व करना है और r दिया गया है। तो ऑब्वियस रिलेशन है कि हम
एस्केप वेलोसिटी को 2gr से रिप्रेजेंट करेंगे और यहाँ पे g किसका आ जाएगा, उस पर्टिकुलर प्लेनेट का आ जाएगा और रेडियस भी पर्टिकुलर प्लेनेट की ही रहेगी जिसके लिए हम कैलकुलेट कर रहे हैं, तो जिसको आपने rp से रिप्रेजेंट कर दिया, इज इक्वल टू c। ठीक बात, g सॉल्व करना है तो gp इज इक्वल टू c स्क्वायर डिवाइड बाय 2 टाइम्स rp। ठीक है, वैल्यू ऑफ c 3 इंटू 10 पावर 8 होल स्क्वायर डिवाइड बाय 2 इंटू 1500 और ये किलोमीटर में दिया है, मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करें, सॉरी किलोमीटर में दिया तो मीटर में कन्वर्ट करें तो मल्टीप्लाई बाय 10 पावर 3। क्लियर, सॉल्व करें तो यू कैन राइट, यहाँ वैल्यू आपको मिलेगा 3 इंटू 10 पावर 8 यानी 9 इंटू 10 पावर 16 डिवाइड बाय 15 इंटू 2 30 इंटू 10 पावर 3, यहाँ पे 4 5 तो 10 पावर 5, सो GP यू कैन राइट 9/3 इंटू 10 पावर 10। बात समझ में आई, 16 ऊपर है, 6 पावर नीचे है तो 10 रहेगा और 9/3 आप कैलकुलेट करेंगे, वैल्यू आ जाएगा 3। यानी उस प्लेनेट का अगर रेडियस 1500 किलोमीटर है तो ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन का वैल्यू कितना आया, 3 इंटू 10 पावर 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसका मतलब वो एक तरीके से ब्लैक होल बन गया, बिकॉज अगर g इतना ज़्यादा है तो एस्केप वेलोसिटी ऑब्वियस बात है कि c के इक्वल आनी चाहिए और आ भी रही है। ठीक है, तो सॉल्व किया जा सकता है। ब्लैक होल अगर दिया जाए तो एस्केप वेलोसिटी को c के इक्वल रखें। मास अगर पूछा जाता, रेडियस दिया जाता तो यूज़ करते आप 2 कैपिटल G m/r। ठीक है, कैपिटल G यूनिवर्सल कांस्टेंट है, उसका वैल्यू चेंज नहीं होता है, लेकिन स्मॉल g का वैल्यू प्लेनेट टू प्लेनेट चेंज हो सकता है। ठीक है, नोट करें। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आता है एस्केप एनर्जी। एस्केप एनर्जी का मतलब है कि अगर कोई भी प्लेनेट है, कोई भी बॉडी है, वो किन्हीं 2-3 प्लेनेट अगर पास पास रखे हैं तो उन सबके ग्रेविटेशनल पुल को ओवरकम करते हुए अगर वो बॉडी एस्केप कर जाए तो एस्केप करने के लिए कितनी एनर्जी रिक्वायर्ड है, वही उस प्लेनेट के लिए या उस बॉडी की एस्केप एनर्जी होती है। वापिस से समझना, मान लीजिए कोई बॉडी है, प्लेनेट रखे हुए हैं आसपास, तो प्लेनेट के रिस्पेक्ट में वो किसी कंडीशन में, स्टेबल कंडीशन में आ रहा है। अब ये जो बॉडी है, स्मॉल बॉडी, ये इन सब प्लेनेट के ग्रेविटेशन पुल से क्या करना चाहती है, एस्केप करना चाहती है। तो एस्केप करने के लिए जितनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट है बॉडी को, उसको बॉडी की एस्केप एनर्जी आप कंसीडर करेंगे। यानी इट इज डेरिवेशन अगर सॉल्व करते हैं तो वैल्यू क्या आता है, इट इज इक्वल टू नेगेटिव वैल्यू ऑफ पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द बॉडी एट दैट पॉइंट। यानी एस्केप एनर्जी अगर आप लिखते हैं, सॉल्व करते हैं, तो एस्केप एनर्जी का वैल्यू किसके इक्वल आता है, नेगेटिव ऑफ पोटेंशियल एनर्जी ऑफ दैट बॉडी। यानी जिस बॉडी को आपको एस्केप कराना है उसकी पोटेंशियल एनर्जी का नेगेटिव एस्केप एनर्जी के इक्वल होता है। कॉन्सेप्ट क्या है, समझ में आएगा। कॉन्सेप्ट हम ये कंसीडर कर रहे हैं कि मान लीजिए आपने 2 प्लेनेट कंसीडर करें, इनके बीच में एक मास रखा हुआ है। इस मास को आप कितनी वेलोसिटी प्रोवाइड करें कि ये एस्केप कर जाए। कि अगर आपसे केवल ये क्वेश्चन पूछा गया कि आपको एस्केप वेलोसिटी फाइंड करना है, तो क्या एस्केप वेलोसिटी फाइंड किया जा सकता है? ऑब्वियस बात है, कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी आप अप्लाई करना है। और अगर आपको एस्केप वेलोसिटी पता है तो मास भी पता है, एस्केप वेलोसिटी पता है, तो क्या इस पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी पता है? ठीक है, यानी काइनेटिक एनर्जी आप सोल्व करते हैं 12 mv² से, तो जो काइनेटिक एनर्जी का वैल्यू आता है वही आपका एस्केप एनर्जी होता है। जो काइनेटिक एनर्जी का वैल्यू आता है वही आपका एस्केप एनर्जी होता है। ध्यान से समझना, मान लीजिए पार्टिकल यहाँ रखा हुआ है और ये इसका फर्स्ट लोकेशन बन गया। इस पार्टिकल को हमें क्या कराना है, एस्केप कराना है, तो ये इसका सेकंड लोकेशन बन गया। पार्टिकल सेकंड लोकेशन पर आ गया तो इसका हाइट हो जाएगा इनफाइनाइट और वेलोसिटी हो जाएगा 0, बिकॉज इसको हमें एस्केप कराना है, तो फाइनल वेलोसिटी आ गया 0। अब अगर मैं यहाँ पे कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी अप्लाई करूँ, कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी अप्लाई करें, तो आप क्लियरली ये बोल सकते हैं कि काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी का सम फर्स्ट लोकेशन पे वो इक्वल आना चाहिए काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का सम एट सेकंड लोकेशन पे।
ठीक है, तो फर्स्ट लोकेशन पे काइनेटिक एनर्जी कितनी है? आपने इस स्मॉल एम मास पार्टिकल को एस्केप कराने के लिए कितनी वेलोसिटी दी है? v दी है, तो काइनेटिक एनर्जी कितनी बनेगी? हाफ एम वी ई स्क्वायर। ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी कितनी? अब पोटेंशियल एनर्जी मास कॉम्बिनेशन के लिए हम कैसे सॉल्व करते हैं? पेयर्स बना के। 3 मासेज अगर दिए गए हैं तो पेयर कितने बनेंगे? 3 × 2/2, 3 पेयर्स बनने चाहिए। ठीक है, लेकिन अगर आप इस पर्टिकुलर मास की बात करें तो केवल इसी की पोटेंशियल एनर्जी कंपोनेंट की बात करेंगे। ठीक है ना, पेयर तो 3 बन जाएंगे, जो फाइनल एनर्जी आएगी उसमें भी ये वाला पेयर कॉमन होगा, m1 m2 वाला, बिकॉज ये तो स्टेशनरी रह जाएगा और जो m है ये चला जाएगा इन्फिनिटी पे। तो ऑब्वियस बात है कि m1 m2 वाला पेयर फाइनल एनर्जी में भी कॉमन होगा, इनिशियल में भी कॉमन होगा, तो वो कैंसिल आउट हो जाएगा। यानी जिस बॉडी को आप प्रोजेक्ट कर रहे हैं उसी बॉडी की काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी की हम बात कर रहे हैं। ठीक है, तो इस स्मॉल m मास की पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू दिस m1 कितनी लिखोगे? माइनस जी एम m1 बाई d1, ये लिखेंगे, तो माइनस जी एम m1 बाई d1। सेकेंड मास के अकॉर्डिंग माइनस जी एम m2 बाई d2, माइनस जी एम m2 बाई d2, और फाइनल लोकेशन पे काइनेटिक एनर्जी 0 और पोटेंशियल एनर्जी भी 0। आई बात समझ? ध्यान दो, क्या हाफ एम वी स्क्वायर इस पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी है? बिल्कुल है, और वो इक्वल किसके है? वो इक्वल बनेगा जी एम, कॉमन आ गया m1 बाई d1 प्लस m2 बाई d2, ये वैल्यू आ गई। तो काइनेटिक एनर्जी इक्वल किसके आई? तो काइनेटिक एनर्जी इक्वल आई है नेगेटिव ऑफ पोटेंशियल एनर्जी के। कैसे? थोड़ा सा क्लियर होगा अगर आप इसी इक्वेशन को देखें ध्यान से। काइनेटिक एनर्जी एज फर्स्ट लोकेशन प्लस पोटेंशियल एनर्जी एज फर्स्ट लोकेशन इज इक्वल टू 0 प्लस 0, क्योंकि सेकेंड लोकेशन पे तो काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी दोनों आपको क्या मिलेगा? 0 मिलेगा। तो यहाँ से आप क्लियरली क्या बोल सकते हैं? काइनेटिक एनर्जी एज फर्स्ट लोकेशन इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ पोटेंशियल एनर्जी एज फर्स्ट लोकेशन, और यही रिजल्ट आपको यहाँ मिल रहा है, क्योंकि जी एम m1 बाई d1 प्लस जी एम m2 बाई d2 इज नेगेटिव ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, बिकॉज पोटेंशियल एनर्जी की टर्म तो ये है, माइनस के साथ में आ रही है। बात समझ में आई? यानी जिस बॉडी को आपको एस्केप कराना है उसकी आप काइनेटिक एनर्जी कैलकुलेट कर लो, हाफ एम वी स्क्वायर। तो या तो आपको वी पता हो तो हाफ एम वी स्क्वायर ये एस्केप एनर्जी को रिप्रेजेंट करेगा, और एस्केप एनर्जी काइनेटिक एनर्जी है, और पोटेंशियल एनर्जी का नेगेटिव वो भी काइनेटिक एनर्जी है। इसका मतलब एस्केप एनर्जी अगर मुझे कैलकुलेट करना है तो डेफिनेशन तो ये बनती है कि नेगेटिव ऑफ पोटेंशियल एनर्जी इज नॉन एज एस्केप एनर्जी। नेगेटिव ऑफ पोटेंशियल एनर्जी इज नॉन एज एस्केप एनर्जी, लेकिन नेगेटिव ऑफ पोटेंशियल एनर्जी पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी भी तो है। ठीक है, तो न्यूमेरिकल सॉल्व करने में आप इस बात को ध्यान में रख सकते हैं। न्यूमेरिकल्स के लिए इस बात को ध्यान में रखा जा सकता है कि जो एस्केप एनर्जी है, ठीक है, वो फर्स्ट लोकेशन पे पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी भी हो सकती है, यानी जिस जगह से आप पार्टिकल को प्रोजेक्ट कर रहे हैं और उसी लोकेशन पे पार्टिकल की पोटेंशियल एनर्जी का नेगेटिव के इक्वल भी होगा। तो न्यूमेरिकल्स के लिए आप इस कॉन्सेप्ट का यूज कर सकते हैं। मान लीजिए कभी आपको एस्केप वेलोसिटी गिवन है, पूछा गया एस्केप एनर्जी सॉल्व करें, तो डायरेक्ट हाफ एम वी स्क्वायर से कैलकुलेट किया जा सकता है, यानी ये जो वैल्यू है वो हाफ एम वी स्क्वायर के इक्वल आएगी। ठीक, और अगर आपको पोटेंशियल एनर्जी से सॉल्व करना है तो फिर जो भी मास प्लैनेट सिस्टम आपको गिवन है उसके अकॉर्डिंग आप पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट करें और उसका नेगेटिव एस्केप एनर्जी के इक्वल आ जाएगा। आई बात समझ? ठीक है, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आता है हमारे पास सैटेलाइट मोशन। सैटेलाइट क्या होता है? जैसे जो मून है वो अर्थ के अराउंड रोटेट हो रहा है, ठीक है ना, पूरा एक रिवॉल्यूशन कंप्लीट करने में कितना टाइम लेता है? लगभग 30 दिन के आसपास वो लेता है, ठीक है ना। इसी तरीके से अगर मैं अर्थ और सन सिस्टम की बात करता हूं तो सन स्टेशनरी है और अर्थ उसके चारों ओर, ठीक है, चक्कर काट रही है, ठीक है, कितने टाइम में? 365 बाय मल्टीप्लाई बाय 1/4 डेज, ठीक है। तो अप्रोक्सीमेटली एक साल के अंदर अर्थ सन के अराउंड अपना एक चक्कर कंप्लीट, एक रिवॉल्यूशन कंप्लीट कर लेती है, ठीक है। तो सन के रेस्पेक्ट में अर्थ एक तरीके से सैटेलाइट हो गया, ठीक है। अर्थ के रेस्पेक्ट में जो मून है वो एक तरीके से सैटेलाइट हो गया,
ठीक। और अर्थ से अलग अलग कंट्रीज ने अपने अपने सैटेलाइट और भेजे हुए हैं जो कम्युनिकेशन में काम आते हैं। तो सैटेलाइट आपके दो तरीके के होते हैं, एक होता है नेचुरल सैटेलाइट, एक होता है आर्टिफिशियल सैटेलाइट। नेचुरल सैटेलाइट जैसे मून, ठीक। आर्टिफिशियल सैटेलाइट जो कि कम्युनिकेशन के लिए भेजे जाते हैं, ठीक है ना, बात समझे आप। नेचुरल और आर्टिफिशियल बॉडीज ऑर्बिटिंग अराउंड अ प्लेनेट ड्यू टू ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन नॉन एज सैटेलाइट। तो सैटेलाइट का बिल्कुल बेसिक डेफिनेशन क्या बनता है कि पहली बात तो सैटेलाइट दो तरीके के हो सकते हैं, नेचुरल हो सकता है और आर्टिफिशियल हो सकता है। तो नेचुरल और आर्टिफिशियल बॉडीज ऑर्बिटिंग अराउंड अ प्लेनेट, ऑर्बिटिंग अराउंड अ प्लेनेट ड्यू टू ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन नॉन एज सैटेलाइट। अब सेकेंड पॉइंट समझे कि जो ऑर्बिट करने के लिए नेसेसरी सेंटीपिटल फोर्स है, बिकॉज हमें पता है कि सर्कुलर मोशन अगर हो रहा है तो सेंटीपिटल फोर्स होना चाहिए, और सेंटीपिटल फोर्स कोई ना कोई अदर फोर्स प्रोवाइड करेगा, ठीक है। तो यहां पे सेंटीपिटल फोर्स कौन प्रोवाइड करता है? नेसेसरी सेंटीपिटल फोर्स रिक्वायर्ड फॉर मोशन इज प्रोवाइडेड बाय ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन बिटवीन प्लेनेट एंड सैटेलाइट। यानी जो सेंटीपिटल फोर्स रिक्वायर्ड है सर्कुलर मोशन के लिए, वो कौन प्रोवाइड करेगा? वो प्रोवाइड करेगा आपको ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन बिटवीन सैटेलाइट एंड प्लेनेट। हम कंसीडर कर रहे हैं कि ये एक प्लेनेट है जिसका मास है m, रेडियस है r। अब इस प्लेनेट के चारों ओर ये एक स्मॉल m मास का पार्टिकल v स्पीड से सरफेस से h हाइट पे रोटेट कर रहा है, ठीक बात, ठीक। तो सेंटर से हम ये मान सकते हैं कि सेंटर से इस m मास का जो डिस्टेंस है वो स्मॉल r है, और स्मॉल r का वैल्यू हम कैपिटल R प्लस h पुट कर सकते हैं, ठीक। तो ये तो हो गया हमारा प्लेनेट, और ये जो स्मॉल m मास का पार्टिकल ऑर्बिट कर रहा है, इस स्मॉल m मास के पार्टिकल को आप बोल सकते हैं कि ये है सैटेलाइट। अब ये आर्टिफिशियल भी हो सकता है और नेचुरल भी हो सकता है, ये बात समझ में आई। अब सेंटीपिटल फोर्स कौन प्रोवाइड कर रहा है? ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन। तो दो मासेस के बीच में जो फोर्स लगेगा वो अट्रैक्शन का लगेगा, यानी ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, ग्रेविटेशनल फोर्स जो लग रहा है, यानी जो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन आ रहा है, फोर्स आ रहा है, उसकी डायरेक्शन टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ प्लेनेट है, और यही सेंटीपिटल फोर्स भी प्रोवाइड कर रहा है। यानी आप बोल सकते हैं कि सेंटीपिटल फोर्स का जो मैग्नीट्यूड है वो ग्रेविटेशनल फोर्स के मैग्नीट्यूड के इक्वल आना चाहिए, ठीक है। अब सेंटीपिटल फोर्स हम कैसे लिखते हैं? mv स्क्वायर बाय r, और v कौन सी? ऑर्बिट अगर कर रहा है तो स्पीड आनी चाहिए ऑर्बिटल, ठीक है। ये जो पार्टिकल ऑर्बिट कर रहा है, m मास की जो सैटेलाइट ऑर्बिट कर रही है, ये v वेलोसिटी से ऑर्बिट कर रही है, और ऑर्बिट अगर कोई ऑब्जेक्ट करता है तो उसकी वेलोसिटी को हम ऑर्बिटल वेलोसिटी से रिप्रेजेंट करते हैं। तो वैल्यू बनेगा mv नॉट स्क्वायर बाई r इज इक्वल टू g कैपिटल M स्मॉल m बाई स्मॉल r। क्लियर? तो क्या यहाँ से ऑर्बिटल वेलोसिटी कैलकुलेट की जा सकती है? स्मॉल m कैंसिल आउट, एंड ऑर्बिटल वेलोसिटी आपको मिला कितना? अंडर रूट gm, सॉरी फोर्स में स्क्वायर भी आएगा, अंडर रूट gm बाय r। ये v नॉट स्क्वायर का वैल्यू, और v नॉट अगर हम कैलकुलेट करते हैं तो रूट gm बाय r। ये आपको एक बेसिक फॉर्मूला मिल गया, जहां पे पार्टिकल का डिस्टेंस अगर सेंटर से कंसीडर करें तो वो स्मॉल r है, और स्मॉल r हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं रेडियस ऑफ द प्लेनेट प्लस हाइट फ्रॉम द सरफेस, यानी स्मॉल r r प्लस h को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। यानी v नॉट हम लिख सकते हैं gm अंडर रूट r प्लस h। v नॉट इज इक्वल टू अंडर रूट gm अपॉन r प्लस h। ये फॉर्मूला बना ऑर्बिटल वेलोसिटी का। क्लियर बात? नेक्स्ट कंडीशन देखें कि अगर हम कंसीडर करें कि r इज वेरी वेरी ग्रेटर देन h, तो ऑर्बिटल वेलोसिटी का फैक्टर आप फॉर्मूला जो है वो क्या लिखेंगे? अंडर रूट gm बाय r। यानी जो सैटेलाइट है वो अर्थ के सरफेस के पास में है, यानी जो हाइट है वो रेडियस के रिस्पेक्ट में बहुत कम है, तो ऑब्वियस बात है कि वो अर्थ के नियर अबाउट सरफेस ही रोटेट कर रहा है, ऑर्बिट कर रहा है,
ठीक है, तो वी नॉट का फॉर्मूला क्या बनेगा, अंडर रूट जी एम बाई कैपिटल आर बनेगा। ठीक, और इस जी एम बाई कैपिटल आर को आप रूट जी आर से भी कंसीडर कर सकते हैं, ठीक है ना, क्योंकि जी एम बाई आर स्क्वायर किसको रिप्रेजेंट करता है, स्मॉल जी को रिप्रेजेंट करता है। तो अगर आपके पास टर्म आ रहा है जी एम बाई आर, तो यहां पर ये एक आर इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो इसी रिलेशन से आपने कैलकुलेट किया कि जी एम बाई आर का वैल्यू स्मॉल जी आर के इक्वल है, ठीक है। तो अगर अर्थ की सरफेस के अबाउट कोई प्लैनेट या सॉरी कोई सैटेलाइट ऑर्बिट कर रहा है, तो ऑर्बिटल वेलोसिटी आप कैलकुलेट करते हैं रूट जी एम बाई आर से या रूट जी आर से। क्लियर। अब एस्केप वेलोसिटी का फॉर्मूला आपने लिखा था, एस्केप वेलोसिटी इज इक्वल टू रूट टू जी आर और टू जी एम बाई आर। तो क्या एस्केप वेलोसिटी और ऑर्बिटल वेलोसिटी में कोई रिलेशन दिख रहा है? देखो ध्यान से, v इज इक्वल टू रूट टू टाइम्स ऑफ v नॉट, यानी ऑर्बिटल वेलोसिटी को लिखा जा सकता है एस्केप वेलोसिटी बाय रूट टू। ये एक जनरल एक्सप्रेशन आ गया, यानी ऑर्बिटल वेलोसिटी का वैल्यू किसी भी प्लेनेट के लिए उस प्लेनेट की एस्केप वेलोसिटी डिवाइड बाय रूट टू के इक्वल आना चाहिए। और रिलेशन आप इसे सॉल्व कर सकते हैं बेसिक इक्वेशन से, ठीक है ना। अब एक बात बताएं कि एस्केप वेलोसिटी का वैल्यू अर्थ के लिए कितना, एस्केप वेलोसिटी अर्थ के लिए आती है 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो ऑर्बिटल कितनी आएगी, v नॉट इज इक्वल टू एस्केप बाय रूट टू, यानी 11.2 डिवाइड बाय 1.414 विच इज इक्वल टू अप्रोक्सीमेटली 8 किलोमीटर पर सेकेंड। यानी अर्थ के लिए अगर आप ऑर्बिटल वेलोसिटी की बात करते हैं तो अर्थ के लिए ऑर्बिटल वेलोसिटी हमें मिलता है 8 किलोमीटर पर सेकेंड, और एस्केप वेलोसिटी कितना मिलता है 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। किसी भी प्लेनेट के लिए हम ऑर्बिटल वेलोसिटी सॉल्व कैसे कर सकते हैं, बाय यूजिंग रूट जी एम बाई आर या अंडर रूट जी आर। एस्केप वेलोसिटी से क्या रिलेशन है, वी नॉट इज इक्वल टू वी बाय रूट टू। अब अगर आपसे छोटा सा क्वेश्चन पूछा गया कि एक प्लेनेट है जो ऑर्बिट कर रहा है अर्थ के पास में, यानी अर्थ की सरफेस से किसी हाइट पे ऑर्बिट कर रहा है और जो हाइट है वो रेडियस के रेस्पेक्ट में बहुत कम है, ठीक है। अब ये अगर ये ऑर्बिट कर रहा है, अब आपसे ये पूछा गया कि इस सैटेलाइट को अर्थ के ग्रेविटेशन पुल से बाहर निकालने के लिए या ग्रेविटेशन पुल को ओवरकम करने के लिए कितनी एक्स्ट्रा वेलोसिटी की रिक्वायर्ड है, तो आंसर क्या रहेगा। देखो ऑर्बिट अगर कर रहा है तो v नॉट से कर रहा है, एस्केप करने के लिए रिक्वायर्ड कितना v, तो एडिशनल हमें कितना वेलोसिटी प्रोवाइड करना पड़ेगा। सॉल्व कर सकते हैं कि एस्केप में से ऑर्बिटल कितना कम पड़ रहा है 3.2, तो 3.2 किलोमीटर हम अगर और प्रोवाइड कर दें 3.2 किलोमीटर पर सेकेंड, अगर हम स्पीड इसकी इंक्रीज कर दें तो पार्टिकल क्या सैटेलाइट क्या कर जाएगी, एस्केप कर जाएगी। तो एक्स्ट्रा वेलोसिटी रिक्वायर्ड फॉर ऑर्बिटिंग सैटेलाइट अराउंड द अर्थ सो दैट इट कैन एस्केप इज एक्स्ट्रा वेलोसिटी इज इक्वल टू वी ई माइनस वी नॉट। कैलकुलेट करेंगे तो 11.2 माइनस 8 विच इज इक्वल टू 3.2 किलोमीटर पर सेकेंड। यानी ऑर्बिटल सैटेलाइट को एस्केप कराने के लिए एक्स्ट्रा वेलोसिटी कितनी रिक्वायर्ड है, 3.2 किलोमीटर पर सेकेंड रिक्वायर्ड है। अब आपसे पूछा गया कि एक्स्ट्रा एनर्जी कितनी रिक्वायर्ड है, तो भी हम सॉल्व करेंगे, बाद में करेंगे। अभी आप ध्यान दें केवल वेलोसिटी पे, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, हमें कैलकुलेट करना है टाइम पीरियड। हमने देखा कि जो सैटेलाइट है वो प्लेनेट के चारों ओर सर्कुलर मोशन कर रही है, तो सर्कुलर मोशन में टाइम पीरियड हम कैलकुलेट कर सकते हैं बाय यूजिंग t इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी, ठीक है। तो अगर ये स्मॉल r रेडियस के सर्कल में मूव कर रहा है कितनी वेलोसिटी से, v नॉट से, तो टाइम पीरियड क्या हम 2 पाई r बाई वी नॉट से सॉल्व कर सकते हैं, बिल्कुल किया जा सकता है। अब v नॉट का वैल्यू कितना मिला है वो भी देखें। v नॉट आपने कैलकुलेट किया है अंडर रूट जी एम बाई आर, ठीक बात। ये r किधर चला जाएगा, न्यूमरेटर में चला जाएगा, और t वैल्यू कितना मिल रहा है 2 पाई अंडर रूट जी एम आर पावर 3/2। क्या बात समझ में आई, आर पावर 1 यहाँ पर है, आर पावर हाफ इधर है, और ये डिनोमिनेटर में डिनोमिनेटर है तो मल्टीप्लाई होकर ऊपर चला जाएगा न्यूमरेटर में, और वैल्यू रहेगा t इज इक्वल टू 2 पाई
अंडर रूट जी एम आर पावर 3/2। आई बात समझ? कोई डाउट इसमें? तो टाइम पीरियड इस इक्वेशन से कैलकुलेट किया जा सकता है। क्लियर है बात? ठीक, ध्यान दें, अगर इस रिलेशन को आप थोड़ा सा बेसिक रिलेशन में कन्वर्ट करें तो t कितना मिलेगा? t आपको मिलेगा 2 पाई अंडर रूट जी एम, और स्मॉल r के प्लेस पर आपने पुट कर दिया r प्लस एच पावर 3/2। ठीक बात? फिर हम कंडीशन कंसीडर कर रहे हैं, इफ h इज वेरी वेरी लेस देन r, तो क्या होगा? अगर h का वैल्यू वेरी वेरी लेस देन r है तो फिर यहाँ पर वैल्यू रहेगा r का, और टाइम पीरियड क्या कन्वर्ट हो जाएगा? 2 पाई अंडर रूट जी एम एंड r पावर 3/2। r पावर 3/2 किसको रिप्रेजेंट करता है? r पावर 3/2 रिप्रेजेंट करेगा, अगर r पावर 3/2 की हम बात करें तो r पावर 3/2 आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं अंडर रूट में r³। कोई डाउट इसमें? ठीक, ध्यान दें, तो t इज इक्वल टू 2 पाई इन अंडर रूट r³ बाय gm लिख सकते हैं। ठीक, और gm बाई आर स्क्वायर किसको रिप्रेजेंट करता है? रूट जी आर को रिप्रेजेंट करता है, सॉरी g को रिप्रेजेंट करता है। स्मॉल g इज इक्वल टू gm बाई आर स्क्वायर होता ही है। तो gm बाई आर स्क्वायर को आप क्या लिख सकते हैं? g की टर्म में लिख सकते हैं। तो यही रिलेशन आपको मिलेगा 2 पाई अंडर रूट r बाई जी। आई बात समझ? यानी टाइम पीरियड का बेसिक फॉर्मेट है 2 पाई अंडर रूट जी एम आर पावर 3/2, कैलकुलेट किया जा सकता है सब वैल्यूज अगर गिवन है। लेकिन अगर आप इसको अर्थ की सरफेस के पास के लिए, यानी कोई भी सैटेलाइट अगर अर्थ की सरफेस के नियर अबाउट ऑर्बिट कर रहा है तो फिर हाइट को हम रेडियस के रेस्पेक्ट में कम मान सकते हैं। ठीक है, और जो टाइम पीरियड का एक्सप्रेशन आता है वो 2 पाई रूट r बाई जी के इक्वल बन जाता है। इतना हमें समझ में आया? ठीक है, क्या हम रेडियस का वैल्यू रख सकते हैं 6400 किलोमीटर? क्या हम जी का वैल्यू पुट कर सकते हैं यहाँ पे 9.8? अगर ये दोनों वैल्यूज आप पुट करते हैं तो आपको टाइम का वैल्यू मिलता है t इज इक्वल टू 84.6 मिनट्स, जिसको आप इन टर्म्स ऑफ आवर्स लिख सकते हैं 1.4 आवर्स। यानी कोई सैटेलाइट अगर अर्थ के पास में ऑर्बिट कर रहा है तो उसको एक साइकिल, एक रिवोल्यूशन कंप्लीट करने में कितना टाइम लगेगा? 84.6 मिनट्स या 1.4 आवर्स के इक्वल लगेगा। ठीक बात? ध्यान दें, अब ये जो रिलेशन है इसके अंदर 2 कांस्टेंट है, पाई कांस्टेंट है, जी कांस्टेंट है, मास प्लेनेट का मास वो भी कांस्टेंट है, यानी t इज प्रोपोर्शनल टू r पावर 3/2। ये रिलेशन हमारे पास है, तो t इज प्रोपोर्शनल टू r पावर 3/2। इस रिलेशन को अगर हम यूज करें तो बोल सकते हैं कि अगर पार्टिकल सर्कुलर ऑर्बिट में रोटेट कर रहा है सो वी कैन राइट t स्क्वायर इज प्रोपोर्शनल टू r पावर क्यूब, वेयर r इज रेडियस ऑफ सर्कुलर ऑर्बिट। लेकिन अगर सैटेलाइट आपका इलिप्टिकल ऑर्बिट में मूव कर रहा है जैसा कि जनरली होता है तो t स्क्वायर इज प्रोपोर्शनल टू a पावर क्यूब, वेयर a इज सेमी मेजर एक्सिस ऑफ इलिप्टिकल ऑर्बिट। हम ये कंसीडर करते हुए फॉर्मूला डिराइव कर रहे हैं कि जो पाथ है वो आपका सर्कुलर है, लेकिन एक्चुअल में जो ऑर्बिट पाथ होता है वो आपका इलिप्टिकल होता है, जिसको आप पढ़ेंगे कैपिटल लॉ के अंदर। ठीक है, तो रिलेशन ध्यान रखना कि अगर आपको सर्कुलर ऑर्बिट दिया है तो टी स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू r क्यूब, एंड अगर इलिप्टिकल ऑर्बिट गिवन है तो टी स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू a पावर 3। ठीक, और एक्सप्रेशन हमें क्या मिला है? एक्सप्रेशन आपने लिखा है t इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट जी एम, ठीक, और r पावर 3/2। क्या ये रिलेशन था जिसको आपने थोड़ा सा मॉडिफाई करके लिख दिया 2 पाई अंडर रूट जी एम r क्यूब। ठीक, तो क्या दिख रहा है हमें? m क्या है? मास ऑफ प्लेनेट। r क्या है? रेडियस ऑफ प्लेनेट। g क्या है? यूनिवर्सल कांस्टेंट। यानी जो टाइम पीरियड है वह प्लेनेट के मास के
पे डिपेंड नहीं करता है। T इज प्रोपोर्शनल टू मास ऑफ सैटेलाइट, सॉरी सैटेलाइट के मास पे डिपेंड नहीं करता है। प्लैनेट का मास तो है लेकिन सैटेलाइट का मास नहीं रहेगा, कि पावर 0। इस बात का ध्यान रखा जाए। और सेम रिलेशन आपको ऑर्बिटल वेलोसिटी में भी मिलता है, उसमें भी देखें आप। ऑर्बिटल वेलोसिटी आपने कैलकुलेट किया है v0 gm अपॉन r प्लस एच, यानी यहाँ पे भी बोला जा सकता है कि जो v0 है वो मास ऑफ सैटेलाइट पे डिपेंड नहीं करती है, कि पावर 0, यानी v0 इज प्रोपोर्शनल टू स्मॉल m पावर 0। केवल किस पे डिपेंड करेगी? जिस प्लेनेट के अबाउट वो रोटेट हो रहा है, ऑर्बिट हो रहा है, उसी की रेडियस एंड मास पे डिपेंड करेगा। सैटेलाइट के मास पे कोई डिपेंडेंसी नहीं आती। क्लियर बात? नेक्स्ट, एंगुलर मोमेंटम हमें कैलकुलेट करना है। एंगुलर मोमेंटम आप बेसिक रिलेशन सॉल्व कैसे करते हैं? एम वी आर से सॉल्व करते हैं, लेकिन v के प्लेस पर क्या आना चाहिए? v के प्लेस पर v0 आना चाहिए। स्मॉल m क्या रिप्रेजेंट करता है? स्मॉल m रिप्रेजेंट करता है मास ऑफ सैटेलाइट। बिकॉज जो सैटेलाइट है वो प्लेनेट के अराउंड ऑर्बिट कर रही है, ठीक है ना। तो स्मॉल m v0 वेलोसिटी ऑर्बिटल वेलोसिटी से ऑर्बिट कर रही है, और r डिस्टेंस हो गया सेंटर से, प्लेनेट के सेंटर से कितनी डिस्टेंस पर, कितनी रेडियस का पाथ बना के रोटेट कर रही है? स्मॉल r पे रोटेट कर रही है। अगर आप इनकी वैल्यूज को लिखना चाहें तो v0 हम क्या लिख सकते हैं? v0 लिखा जा सकता है gm अपॉन r इंटू r। क्या ये रिलेशन मिला? ठीक। और क्या लिखा जा सकता है? m gm r, ये लिखा जा सकता है। मतलब यहाँ पे डिफरेंट फॉर्मेट आपके बन सकते हैं। जिस टर्म में, जैसी टर्म में दिया गया, मानो स्मॉल g की टर्म में दिया गया, तो यहाँ पर आप लिखोगे स्मॉल g r, और उसके अकॉर्डिंग रिलेशन क्या बन जाएगा? l इज इक्वल टू m, ऑर्बिटल वेलोसिटी आपने लिखा g स्मॉल r, ठीक, और यहाँ पर r, तो ये वैल्यू बन जाएगा m अंडर रूट g r पावर 3/2। यानी जैसा आपको डेटा गिवन है उसके अकॉर्डिंग आप वैल्यू पुट कर सकते हैं। बेसिक रिलेशन है जो सेम रहेगा, और बेसिक रिलेशन क्या रहेगा? mv0 मल्टीप्लाई बाय r। इससे आप एंगुलर मोमेंटम कैलकुलेट कर सकते हैं। अब एंगुलर मोमेंटम की अगर हम बात करते हैं तो 2-3 पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट है। पहला देखो, जो ग्रेविटेशन फोर्स है उसकी डायरेक्शन किधर रहेगी? टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ प्लेनेट रहेगी, ठीक है ना। यानी जो ग्रेविटेशन फोर्स की हम बात कर रहे हैं, मानो कि ये तो है आपका प्लेनेट, ठीक। अब इसके चारों ओर ये सैटेलाइट आपका ऑर्बिट कर रहा है, ये इसका मास हो गया स्मॉल m, प्लेनेट का मास हमने कंसीडर कर दिया कैपिटल M। अब ग्रेविटेशनल पुल किस डायरेक्शन में लगेगा? ग्रेविटेशनल पुल का डायरेक्शन होगा टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ प्लेनेट, और यही आपका r का डायरेक्शन भी है, r कैप भी इधर ही रहेगा, ठीक है। अब टॉर्क हम कैसे सॉल्व करते हैं? टॉर्क कैलकुलेट किया जाता है r क्रॉस f से, और r और f अगर पैरेलल या एंटी पैरेलल होते हैं तो टॉर्क हमें कितना मिलता है? टॉर्क हमें 0 मिलता है। तो टॉर्क यहाँ पे 0 आ रहा है क्योंकि ग्रेविटेशन फोर्स का डायरेक्शन किधर है? टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ प्लेनेट है। थर्ड पॉइंट, L इज कंजर्व्ड। अगर टॉर्क 0 है तो L कंजर्व्ड होगा। इसको आप कैसे समझ सकते हैं? क्या आपने कोई फोर्स के लिए रिलेशन पढ़ा है? F इज इक्वल टू dp बाई dt, ऐसा कोई रिलेशन पढ़ा है? ध्यान दो इधर, हमने एक रिलेशन पढ़ा है F इज इक्वल टू dp बाई dt, ठीक है ना। तो अगर P कांस्टेंट होगा तो फोर्स 0 मिल रहा है। सेम रिलेशन रोटेशनल में क्या बन जाता है? टॉर्क इज इक्वल टू dl बाई dt। फोर्स का इक्विवेलेंट होता है टॉर्क, और मोमेंटम का इक्विवेलेंट होता है एंगुलर मोमेंटम। तो अगर एंगुलर मोमेंटम आपका कांस्टेंट है तो टॉर्क कितना मिलेगा? 0 मिलेगा। तो अगर टॉर्क 0 आ रहा है तो आप ये बोल सकते हैं कि या तो एंगुलर मोमेंटम 0 हो या एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट हो, क्योंकि अगर 0 को डिफरेंशिएट करेंगे तो भी 0 मिलेगा, और कांस्टेंट को डिफरेंशिएट करेंगे तो भी 0 ही मिलेगा। तो आप यहाँ पे रिलेशन लिख सकते हैं कि जो टॉर्क का रिलेशन है वो होता है टॉर्क इज इक्वल टू dl बाय dt। अगर टॉर्क 0 है तो L की 2 कंडीशन बनती है, या तो L 0 हो या कांस्टेंट हो, लेकिन L 0 तो नहीं होगा क्योंकि वैल्यू आ रही है mv0r, तो L कांस्टेंट ही होगा। तो यहाँ से हमें पता लग रहा है इफ टॉर्क इज 0
देन L इज कंजर्व्ड, या बोल सकते हैं कि कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, सेम रिलेशन वहाँ पुट कर दिया, यहाँ से हम इसको रब कर देते हैं। इक्विवेलेंट है, जैसे फोर्स इज इक्वल टू dp बाई dt है, सिमिलरली टॉर्क इज इक्वल टू dl बाई dt हम यहाँ पे लिख सकते हैं। ठीक है, तो जो एंगुलर फंक्शंस आप लिखते हैं, एंगुलर फंक्शन में बनता है टॉर्क इज इक्वल टू dl बाई dt। तो इस बात का ध्यान रखना है कि टॉर्क जीरो होगा, सैटेलाइट मोशन में टॉर्क जीरो होगा और एंगुलर मोमेंटम कंजर्व रहेगा। ठीक बात। नेक्स्ट देखें, एनर्जी ऑफ सैटेलाइट। हमें पता है कि स्मॉल m मास का सैटेलाइट v0 स्पीड से r डिस्टेंस पे रोटेट कर रहा है, ऑर्बिट कर रहा है, तो उसकी एनर्जी हम कैसे लिख सकते हैं? फर्स्ट कंपोनेंट आता है काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी का बेसिक फॉर्मूला क्या है? K इज इक्वल टू हाफ एम वी नॉट स्क्वायर। इसमें कोई डाउट? ठीक बात, क्या लिखोगे? हाफ एम वी नॉट के प्लेस पे G कैपिटल M बाई स्मॉल r। तो काइनेटिक एनर्जी आपको मिल गई कैपिटल G कैपिटल M स्मॉल m बाई 2r। प्रोपोर्शनलिटी देखी जाए तो K इज प्रोपोर्शनल टू 1 बाय r। क्लियर बात। सेकेंड, पोटेंशियल एनर्जी। ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। एटॉमिक स्ट्रक्चर में भी आप पढ़ते हैं, सेम रिलेशन ही पढ़ते हैं, सेम ग्राफ भी बनेगा। ठीक है ना, और ये जो प्रोपोर्शनलिटी रिलेशन आता है वो भी सेम ही आता है, प्रोपोर्शनलिटी रिलेशन, फॉर्मूला नहीं, क्योंकि यहाँ पर हम ग्रेविटेशन में बात कर रहे हैं। पोटेंशियल एनर्जी, तो पोटेंशियल एनर्जी आप रिप्रेजेंट करते हैं U से, और वैल्यू कितना बनेगा? U माइनस G कैपिटल M स्मॉल m बाई r, क्योंकि स्मॉल m मास का स्मॉल m मास का सैटेलाइट कैपिटल M मास के प्लेनेट से सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस स्मॉल r पे ऑर्बिट कर रहा है, तो पोटेंशियल एनर्जी कितनी बनेगी? माइनस GM बाई r, यानी यू कैन राइट पोटेंशियल एनर्जी इज प्रोपोर्शनल टू 1 बाई r। ठीक है, नेगेटिव के साथ है वो अलग बात है, लेकिन रिलेशन r के साथ किस तरीके का चल रहा है? रेक्टेंगुलर हाइपरबोलिक चल रहा है। नेगेटिव में बनेगा बिकॉज माइनस में आ रहा है। थर्ड, हमें कैलकुलेट करना है टोटल एनर्जी, टोटल एनर्जी ऑफ सैटेलाइट। ठीक है, अब टोटल एनर्जी कैलकुलेट की जा सकती है काइनेटिक प्लस पोटेंशियल एनर्जी से, क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स तो एक कंजर्वेटिव फोर्स है, मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व होनी चाहिए, यानी K प्लस यू का सम किसी भी इंस्टेंट पर कांस्टेंट आना चाहिए। तो किसी भी इंस्टेंट पे काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी का सम टोटल एनर्जी के इक्वल आएगा। काइनेटिक एनर्जी कितनी रखी? काइनेटिक एनर्जी आ गई Gm स्मॉल m बाय 2r माइनस G कैपिटल M स्मॉल m बाई r। सो टोटल एनर्जी कितनी रही? टोटल एनर्जी रही कैपिटल G स्मॉल m कैपिटल M बाय 2r। ये रिलेशन आपको मिला। तो टोटल एनर्जी का रिलेशन भी अगर हम देख रहे हैं तो प्रोपोर्शनल टू 1 बाई r आपको मिल रहा है। क्या बात समझ में आई? ठीक बात। अब इन तीनों फॉर्मूले को, पहली बात तो है कि हमें ध्यान में रखना है, क्योंकि न्यूमेरिकल अगर आता है तो फॉर्मूले से ही सॉल्व होगा। ठीक है ना। सेकंड थिंग, हम इनका ग्राफ प्लॉट कर सकते हैं। ग्राफ प्लॉट किस तरीके से किया जाए वो देखें। ग्राफ्स ऑफ एनर्जी वर्सेस डिस्टेंस। तो तीनों एनर्जीज के ग्राफ हम एक ही साथ में प्लॉट कर रहे हैं। ठीक है। काइनेटिक एनर्जी का रिलेशन क्या है? काइनेटिक एनर्जी आपको मिली है K इज इक्वल टू G कैपिटल M स्मॉल m बाय 2r। पोटेंशियल एनर्जी कितना मिला है? माइनस G कैपिटल M स्मॉल m बाय r। एंड टोटल एनर्जी कितना मिला है? टोटल एनर्जी रहा है माइनस G कैपिटल M स्मॉल m बाय 2r। ठीक बात। वैल्यू किसकी कम है? U और T में से वैल्यू मॉड वाइज अगर देखी जाए तो किसकी कम है? ऑब्वियस बात है कि टोटल एनर्जी की वैल्यू कम है, बिकॉज Gmm बाई आर, Gmm बाई आर ये फैक्टर तो सेम है। तो यहाँ पर जो वैल्यू आ रही है, मतलब पोटेंशियल एनर्जी की हाफ वैल्यू किसकी है? टोटल एनर्जी की है। और क्या रिलेशन यहाँ पे बन सकता है? रिलेशन इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझना कि जो काइनेटिक एनर्जी है उसका वैल्यू, काइनेटिक एनर्जी का वैल्यू नेगेटिव ऑफ टोटल के भी इक्वल है। देखो सेम आ रहा है, अगर मैं यहाँ नेगेटिव लगा दूं तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा, वैल्यू किसके इक्वल आ जाएगी? K के इक्वल आ जाएगी। और माइनस ऑफ U बाय 2 के भी इक्वल है। ये तो है पहला रिलेशन।
सेकेंड, अगर मोड वाइज बात की जाए तो मोड ऑफ काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू मोड ऑफ टोटल एनर्जी इज इक्वल टू मोड ऑफ पोटेंशियल एनर्जी बाय 2। मोड ऑफ पोटेंशियल एनर्जी बाय 2, ये दोनों रिजल्ट हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। अब हमें क्या करना है, ग्राफ प्लॉट करना है। काइनेटिक एनर्जी हमेशा पॉजिटिव होती है, तो जो ग्राफ बनेगा वो आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट में बनना चाहिए। आर के साथ जो ग्राफ आप प्लॉट कर रहे हैं काइनेटिक एनर्जी का, वो बनना चाहिए आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट में। बात सही समझ? ठीक है, तो ये आपने ग्राफ प्लॉट कर दिया। किसका ग्राफ है ये ग्राफ है आपके काइनेटिक एनर्जी का। सेकेंड, टोटल एनर्जी का अगर हम ग्राफ प्लॉट करते हैं तो टोटल एनर्जी का जो ग्राफ बनेगा वो काइनेटिक एनर्जी के ग्राफ का मिरर इमेज बनना चाहिए, कि नेगेटिव में आ जाना चाहिए, बाकी फैक्टर्स बिल्कुल सेम रहेंगे। तो टोटल एनर्जी के लिए जो ग्राफ बनेगा वो कुछ इस तरीके से बनना चाहिए। ये ग्राफ है किसका, टोटल एनर्जी का। नेक्स्ट हमें ग्राफ बनाना है पोटेंशियल एनर्जी के लिए। किसके लिए ग्राफ बनाना है, पोटेंशियल एनर्जी के लिए। तो जो पोटेंशियल एनर्जी का जो मोड आ रहा है, वैल्यू आ रही है, वो टोटल एनर्जी की वैल्यू से डबल आ रही है। ठीक है, इसका मतलब ग्राफ का नेचर तो सिमिलर ही रहेगा, लेकिन वैल्यू ज़्यादा आ रही है, इसलिए यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंस आएगा। और ये रिप्रेजेंट करेगा आपके U को, और U रिप्रेजेंट करता है किसको, पोटेंशियल एनर्जी को रिप्रेजेंट करता है। ठीक बात, नोट करें।